नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण आपके 75 क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके विलोम शब्द, शुद्ध वर्तनी, क्रिया विशेषण से होंगे कुछ क्वेश्चन, तत्सम शब्द होंगे कुछ और कुछ प्रश्न आपके तद्भव शब्दों से होंगे, मुहावरे, संधि, साहित्य से कुछ क्वेश्चन, रस वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन होंगे, अलंकार आपके चैप्टर से कुछ क्वेश्चन होंगे और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये मिला जुला आपका जो है हिंदी का आज का वीडियो रहने वाला है, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से जो है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो आपका 67 से लेके 73 तक आपके विलोम शब्द रहेंगे, फिर उसके बाद शुद्ध वर्तनी, फिर क्रिया विशेषण के क्वेश्चन, फिर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, मुहावरे, आपके संधि, साहित्य, रस, अलंकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका 67 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विलोम शब्द से। तो देखिए, पारलौकिक का विलोम क्या होता है? तो पारलौकिक का विलोम होता है सांसारिक। ठीक है दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, तीव्र का विलोम क्या होगा? तीव्र का विलोम होगा मंद। अगला है रित। तो रित का विलोम क्या होगा? अनृत। ठीक है, आगे अनागत। अनागत का विलोम क्या होगा? अनागत का विलोम होगा विगत। क्या होगा? विगत। 71 अर्पण। अर्पण का विलोम क्या होगा? अर्पण का विलोम होगा ग्रहण। ठीक है, अर्पण का विलोम क्या होगा? ग्रहण। 72 इच्छा। इच्छा का विलोम क्या होगा? इच्छा का विलोम होगा अनिच्छा। 73 है प्रलय। प्रलय का विलोम क्या होगा? सृष्टि। ठीक है, प्रलय का विलोम क्या होगा? सृष्टि। आगे अगला 136 से लेके 144 तक जो है, यानी कि 136 से लेके 144 तक शुद्ध वर्तनी रहेंगी आपकी। यानी कि 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें आपका शुद्ध वर्तनी कौन है वो ढूंढना है आपने। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में 136 में देखिए दृष्टिकोण कैसे लिखते हैं। तो आप सभी जानते हैं दृष्टिकोण को कैसे लिखते हैं? दृष्टिकोण। 137 क्षत्रिय कैसे लिखते हैं क्षत्रिय? क्षत्रिय। गौ आपका राइट होगा। नेक्स्ट 138 संस्थाएं कैसे लिखते हैं? संस्थाएं। संस्थाएं ऐसे लिखा जाता है, गो आंसर। उसके बाद 139 आपका अतएव कैसे लिखते हैं? अतएव। अतएव ऐसे होता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द। आगे चलते हैं, अगला 140 निरपेक्ष कैसे लिखेंगे? तो निरपेक्ष आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आंसर को निरपेक्ष। 141 में क्या लिखना है? क्या शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है? देखिए सदुपदेश, यानी कि सतुपदेश ढूंढना है। तो आपका सदोपदेश नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, और सदोपदेश ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका सदुपदेश। ठीक है, गो। नेक्स्ट 142 में देखिए 142 में क्या करना है? सर्वाधिक कैसे लिखते हैं? देखिए ऐसे नहीं लिखते हैं सर्वाधिक, सार्वधिक भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, सर्वाधिक भी नहीं लिखते हैं, तो ये लिखते हैं सर्वाधिक, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक। 143 देखिए कुठाराघात कैसे लिखते हैं? कुठाराघात। तो देखिए कुठाराघात जो है, कुठार घात नहीं लिखते हैं। ठीक है, कुठोर घात ये भी नहीं होगा,
और उसके बाद देखिए कुठाराघात, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, क वाला, कुठाराघात। अगला देखिए आस्था, अस्था, अवस्था और ओस्था। तो आपका अवस्था कैसे लिखते हैं, देखिए ओस्था ऐसे लिखते नहीं अवस्था को, अवस्था ऐसे नहीं लिखते हैं, अस्था ये तो गलत है, तो सीधे आपका गौ आंसर हो जाएगा अवस्था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन रहेगा क्रिया विशेषण से क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 5 क्वेश्चन 1 to 5। देखिए 1, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, भाषा। ठीक है, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। 2 वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। किससे होता है, व्याकरण से। अगला है एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, तो एक भाषा दूसरी भाषा से जो है शब्दावली लेती है। ठीक है, शब्दावली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से भाषा किसकी देन है, निम्न में से भाषा किसकी देन है, सभ्यता की। ठीक है, किसकी देन है, सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग जो है सांकेतिक रूप में हुआ। इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक रूप में सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग हुआ। अब आपके 50 से 56 तक जो है आपका तत्सम शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपने तत्सम शब्द को ढूंढना है। चलिए मेरे साथ साथ आप भी जो है तत्सम शब्दों को ढूंढिए। तो देखिए 50 वाला जो है क्वेश्चन, तो 50 वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, शिविर, दाह, रोशनी और अंधेरा। तो इन 4 ऑप्शनों में जो है तत्सम शब्द कौन सा है ये ढूंढना है। तो बताइए तत्सम शब्द कौन सा है इनमें, कौन सा है, शिविर जो है आपका तत्सम शब्द है। वैसे ही 51 देखिए ऐसे ही ढूंढना है। देखिए मच्छ, सतसई, स्तन और फागुन, इन चारों में तत्सम शब्द कौन है वो ढूंढना है। तो कौन है आपका, स्तन, स्तन जो है तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 52 देखिए, क्षेत्र, छतरी, खत्री और बहिन, इन चारों में तत्सम शब्द कौन सा है ये ढूंढना है। तो कौन सा है, क्षेत्र आपका क्या है, तत्सम है। ठीक है, तत्सम शब्द। 53 को देखिए, उंगली, आश्रय, महा, औरत, इन चारों में तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द इसमें आपका आश्रय। ठीक है, कौन सा है, आश्रय। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द जिनको बोला जाता है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि तत्सम शब्दों की हम पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए ये वाला शो आपका प्लस त्र प्लस वो प्लस शो प्लस री, ये शब्द जब कभी भी आते हैं किसी भी शब्द में, तो ये वर्ण कहीं पर भी आएंगे तो आप समझ जाना कि ये जो शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, और तत्सम शब्दों से संबंधित आपकी वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर 54 में भी वही आपने तत्सम शब्द ढूंढना है, दुखी, दयाल, दक्षिणा और दोगुना। तो यहाँ पर आपने सीधे डिफाइन कर लिया होगा कि 54 में आंसर क्या रहेगा आपका, दक्षिणा आपका तत्सम शब्द रहेगा। शो जो है आपका इसमें आया है। ठीक है, अगला 55 देखते हैं। देखिए 55 में भी तत्सम शब्द ढूंढना है। देखिए सांस, माघ, तिनका और नींद, इन चारों में आपका तत्सम शब्द कौन सा है,
तत्सम शब्द है माघ। उसके बाद देखिए 56 देखिए कोसा, कुपात्र, काहिल और किसान, इन चारों में कौन सा है तत्सम शब्द आपका? कुपात्र। ठीक है, त्रॉय है आपका। ठीक है, अब जो है 1 से लेके 8 तक तद्भव शब्द हैं। तो आपने 4, जैसे आपने तत्सम शब्दों को डिफाइन किया वैसे ही तद्भव शब्दों को भी देखना है। तो देखिए पहला जो है इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? देखिए शांति, सांस, गणना और दंत, इन चारों में तद्भव शब्द कौन सा है? सांस जो है आपका तद्भव शब्द है। 2 वाला देखिए कल्प, मधुर, प्रतिवाद और मौत, इन चारों में आपका तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है आपका मौत। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विष, अनुच्छेद, स्वार्थ और सूत, इन चारों में आपका तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो तद्भव शब्द होगा आपका सूत। 4 वाला देखिए नकद, कन्या, चीतकार और माता, तो इसमें चारों में आपका तद्भव शब्द कौन सा होगा? नकद। नकद जो है आपका तद्भव शब्द है। 5 देखिए 14, वाष्प, कोष्ठ और वारिधि, इन चारों में आपका तद्भव शब्द कौन सा होगा? 14। उसके बाद 6 वाला देखिए अमृत, सज्जन, धनुष और धुआं, इन चारों में तद्भव शब्द कौन सा होगा? धुआं जो है क्या होगा आपका? तद्भव शब्द होगा। 7 योगी, कंठ, आकाश और हाथ, इन चारों में आपका तद्भव शब्द कौन सा है? आपका हाथ जो है तद्भव शब्द है। 8वां देखिए पंख, सर्व, रात्रि और वत्स, इन चारों में आपका तद्भव शब्द कौन सा है? आपका पंख। पंख क्या होगा आपका? तद्भव शब्द होगा। आगे बात करेंगे हम मुहावरों पर। तो कुछ मुहावरे हैं आपके। ठीक है, देखिए पहला मुहावरा क्या है? पहला है अखाड़े में आना। तो अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुकाबले में खड़ा होना। ठीक है, अगला 17 वाला देखिए अगर मगर करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होगा आपका बहाने बनाना। अगला चलते हैं, अगला 18वां जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा मुहावरे का? स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। 19 अक्ल का पुतला, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ होगा बहुत बुद्धिमान। 20 पर चलेंगे। 20 अंग अंग ढीला होना। तो अंग अंग ढीला होने का अर्थ क्या होगा? बहुत थकना। उसके बाद अक्ल मारी जाना, मुहावरे का अर्थ होगा आपका बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला जो है 26 से जो है आपका संधि से संबंधित आपके क्वेश्चन है। 26 से 31 तक कि निम्न में से कौन सी संधि है, ये आपने पता करना है। तो देखिए 26 देखिए छात्रावास में कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी, गुण संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि होगी? तो छात्रावास में जो है दीर्घ संधि होगी। ठीक है, छात्रावास। उसके बाद देखिए अगला पवित्र, इंपॉर्टेंट है। पवित्र में कौन सी संधि होगी? पवित्र में होगी अयादि संधि। अगला गणेश, गणेश में कौन सी संधि होगी? तो गणेश में देखिए बताइए गणेश में कौन सी संधि होगी? आपको मैं कुछ समय दे रहा हूं। विसर्ग संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी या दीर्घ संधि होगी?
तो कौन सी होगी? गणेश में गुण संधि होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस आपकी वीडियो में संधि संबंधित कैसे आप संधि को पहचानेंगे। ये वीडियो बनाए आप प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि गुण संधि को, दीर्घ संधि को, वृद्धि संधि को कैसे आप पहचान पाएंगे। एक नज़र में आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ उसको देख सकते हैं आप। 29 में क्या है देखिए, परमेश्वर में कौन सी संधि होगी? गुण, दीर्घ, व्यंजन, विसर्ग। बताइए परमेश्वर में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। 30 देवेश में कौन सी संधि होगी? चलिए बताइए देवेश में कौन सी संधि होगी? यण, वृद्धि, विसर्ग, गुण। गुण संधि होगी। ठीक है, ये याद रखना, एक आपका ये जो साइन है, एक मात्रा ऊपर, एक ही मात्रा, ये गुण संधि में आता है। अगर दो मात्राएं हैं तो आपकी वृद्धि संधि में आता है। ठीक है, मैंने बताया है, प्लेलिस्ट पर देखिए आप। अगला 31 जो है, 31 है आपका निर्मल। निर्मल में कौन सी संधि होगी? निर्मल में होगी आपकी, बताइए, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि होगी निर्मल में। अगला फिर हम बात करेंगे आपके साहित्य से, कुछ क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य से आपके 19 से लेके 25 तक साहित्य के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। अगला, रश्मिरथी का नायक कौन है? तो रश्मिरथी का नायक कौन है? कर्ण। 21 हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है? कौन थे हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार? 21 देखिए, बताइए। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार थे लल्लू लाल। ठीक है, कौन थे? लल्लू लाल। 22 देखेंगे। 22 है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? इनमें से बताइए कौन सा गीत संग्रह लिखा हरिवंश राय बच्चन ने? तो हरिवंश राय बच्चन ने कौन सा लिखा था बताइए? 22 प्रणय पत्रिका लिखा था इन्होंने। ठीक है, प्रणय पत्रिका। 23 पर चलेंगे। 23 है, साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? तो साहित्य के तत्वों की संख्या 4 है। 24 है, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? तो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? आपके बताए गए हैं 3 भेद। 25 देखिए, 25 है, भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण जो है आपके वीर रस के कवि थे। ठीक है, वीर रस के कवि। अब आगे चलते हैं। अगला जो है आपका 1 से लेके 6 तक जो है आपका रस से संबंधित चैप्टर से आपके क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला, वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि की नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? छंद बोलते हैं। ठीक है, छंद। उसके बाद देखिए, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो सॉरी, छंद से आपके संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, मैं मिस्टेक कर गया। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। तो देखिए, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। ठीक है, चरण। आगे तीसरा, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है, यानी कि प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्तियों में जो ठहरा होता है उसको क्या बोलते हैं?
तो उसको बोलते हैं आपका यति। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो कोई भी छंद जो है आपके चरणों में या यति में जो है दोनों में विभक्त रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। छठा, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? तो वह छंद कहलाता है दोहा छंद। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो सोरठा छंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले और तीसरे चरण में अगर 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो वहां पर सोरठा छंद हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अलंकार से हैं कुछ क्वेश्चन, आपके 1 से लेकर 6 तक अलंकार से संबंधित है कुछ क्वेश्चन। देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्युक्ति। बताइए कौन सा अलंकार होगा? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। उसके बाद देखिए दूसरा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। कौन सा अलंकार होगा इसमें? रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चरर मरर खुल गए अरर अरर रोशपुटू से। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, रॉ की आवृत्ति हो रही देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला चौथा, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फाड़ियों का मुंह क्यों भरा हुआ हीरों से। तो चौथा जो है इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा? इसमें अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। पांचवा देखिए, पांचवा है, फूले काश सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद देखिए 6, कई बार पूछा गया है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई या खाई बोरात नर वा पाई बोराई। तो कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा यमक अलंकार। अब बात करेंगे 144 से 144 से लेके 151 तक आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ साथ आप भी जो है बताइए कि क्या होगा आंसर। ठीक है, 144 का देखिए, जिसके हाथ में चक्र हो, यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या बोलेंगे? चक्र पाणी। अगला 145 देखिए, 145, भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति। देखिए भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति। ठीक है, तो इसमें जो है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति। तो इसका आंसर होगा आपका संवेदना। अगला 146, इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके, क्या होगा? इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके, क्या उसको पारलौकिक कहेंगे? क्या उसको अगोचर कहेंगे? क्या उसको अगम कहेंगे? क्या उसको अतीन्द्रिय कहेंगे? तो क्या कहेंगे? इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव नहीं किया जा सके, अतीन्द्रिय। 147 देखिए, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, क्या बोलेंगे? एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द है, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, क्या बोलेंगे? क्या उसको समदर्शी बोलेंगे? क्या उसको सनातन बोलेंगे?
बताइए क्या बोलेंगे? ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, क्या बोलेंगे उसको? समशीतोष्ण। 148 निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? बताइए, प्रतिवेदन कहेंगे, परिपत्र कहेंगे, ज्ञापन कहेंगे या अनुस्मारक कहेंगे? बताइए, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अनुस्मारक। ठीक है, क्या बोलेंगे? अनुस्मारक। 149 देखिए, जीवन के अंत तक, क्या बोलेंगे? जीवन के अंत तक क्या होगा बताइए? जीवन के अंत तक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन। 50 देखिए, 150 जन्म लेते ही मर जाना, क्या होगा इसके लिए? जन्म लेते ही मर जाना, बताइए। जन्म लेते ही मर जाना के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आदंडपात। क्या होगा? आदंडपात। 151 आज का आखिरी क्वेश्चन, जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपयोगी, व्यर्थ, अतिरिक्त या अव्यवहार्य? बताइए, 151 जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपयोगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें मुहावरे, आपके तद्भव, तत्सम, संधि, साहित्य, रस, अलंकार, आपके शुद्ध वर्तनी, विलोम शब्द, सभी जो है इसमें आपके क्वेश्चन थे। और एक आगे भी जो है एक वीडियो आपकी हिंदी से संबंधित आएगी, जिसमें आपकी मैराथन क्लास होगी हिंदी की, उसको देखना ना भूलें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आगे भी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।